Hello students, welcome to the Selection Campus. If you are new to this channel, you can subscribe and share this video on your social media groups, and you can download the Selection Campus app for PDF of this editorial. चलिए, आज का जो ये एडिटोरियल है बच्चों, ये किस पे है? बैक टू द फ्यूचर। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं बच्चे, तो हमारे जो द सिलेक्शन कैंपस की ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सीधा प्ले स्टोर पे टाइप कर सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से रीड करिए। कुछ नहीं समझ आता तो यूट्यूब पर आकर वापस इसे सुनिए, ठीक है। इस प्रोसीजर से आप सीख सकेंगे और अपनी रीडिंग स्किल को इन्हेंस कर सकेंगे। तो किस पे है पैराग्राफ, जल्दी से देखिए। बैक टू द फ्यूचर। अगर मैं आपको ये पहले ही थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो ये किस बेस पे पैराग्राफ, तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये पैराग्राफ है, हमारे जो देश की इकोनॉमी है वो डूबती जा रही है। आपको पता है पेंडेमिक आया था, तो ये धीरे धीरे रिकवर भी करेगी, क्योंकि अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है देश में, तो धीरे धीरे रिकवर भी करेगी। तो ये उसी पे बेस है, बैक टू द फ्यूचर। बैक टू द फ्यूचर वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम तब करते हैं जब हम किसी को कहना हो स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट द पास्ट। मतलब पास्ट के बारे में अब ज़्यादा मत सोचो और फ्यूचर की बात करो। बैक टू द फ्यूचर, फ्यूचर पे आ जाओ जल्दी से। ऑन रिबाउंड ऑफ, किस पर बेस है ये एडिटोरियल? एडिटोरियल वो होता है जो किसी न्यूज़पेपर का एडिटर लिखता है, अपने व्यूज़ देता है देश की किसी भी मुद्दों के बारे में। ऑन रीबाउंड, रीबाउंड का मीनिंग क्या होता है? रीबाउंड के कई मीनिंग है। बॉल अगर कहीं आप फ्लोर पे मार रहे हो तो वापस आ रही है, वो भी एक रीबाउंड है एक तरह का। बट यहाँ पे रीबाउंड का मीनिंग क्या है वो बताइए। ऑन रीबाउंड मतलब दोबारा रिकवर होना, एक अच्छी कंडीशन बना। टू रिटर्न टू एन बेटर कंडीशन, किसी बेटर कंडीशन की तरफ आना। जो पहले कंडीशन थी, रिटर्न टू एन अर्लियर, पहले कितनी अच्छी थी हमारी इकोनॉमी देश की, 4th 5th नंबर पे भी आ गई थी एक बार। टू रिटर्न टू एन अर्लियर एंड बेटर कंडीशन में आना। रीबाउंड, री मतलब दोबारा, इंडियन इकोनॉमी का वापिस आने के बारे में ये एडिटोरियल। तो किस पे, जल्दी देखिए आगे क्या कह रहे हैं। द इकोनॉमी मे हैव, मे मॉडल, हैव V3, ये मॉडल की परफेक्ट फॉर्म है। मे के बाद V1 लगा दो तो थोड़ी फ्यूचर की सेंस आएगी। हैव V3 लगाकर अगर परफेक्ट बनाते हो तो इसका मतलब हो गया जो होना था। अगर मैं देखो, मे मॉडल पॉसिबिलिटी बताता है। अगर मैं यूँ लिखूँ द इकोनॉमी हैव इमर्ज्ड, हो गई है, इमर्ज्ड हो गई है, ठीक है, और मे लगा दिया तो शायद हो गई है, यही ना। तो इकोनॉमी मे हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द वुड्स। देखो, अगर हम यहाँ वुड्स का प्लूरल की बात करें तो इसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। बट यहाँ पे कोई जंगल की बात नहीं है। यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं? द इकोनॉमी मे हैव इमर्ज फ्रॉम द वुड्स। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज, डेंजर, ट्रबल। तो शायद इकोनॉमी निकल कर आ चुकी है डेंजर से, धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। बट चैलेंजेस लूम, लूम का मीनिंग क्या होता है बताइए? जो मैं बोलूँगा आप नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ। और धीरे धीरे हम इसकी PDF भी लाने वाले हैं, जो आपके व्हाट्सएप पे हमारी ऐप पे डाल दी जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। वो कैब की PDF विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप कमेंट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहेगी कि हमें सर क्या कहते हैं, ये जो वो कैब बीच बीच में आती है, इसे एक PDF की तरह मिल जाए, पूरे मंथ की मिल जाए या डेली की मिल जाए, कैसे भी आप डेली की डेली चाहते हैं तो डेली की डेली ऐप पे डाल दी जाएगी। जिस तरह से ज़्यादा कमेंट आएंगे कि हमें सर PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो हम बनवाएंगे और उसे डलवा दिया जाएगा ऐप पे, ठीक है। या आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसमें भी डाल दिया जाएगा, जैसे भी आप कहेंगे। बट अगर कोई कहता है कि हम वैसे ही सुन लेंगे सर, जो आप बोल रहे हो नोट कर लेंगे, तो हम इतनी ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करने वाले, ठीक है। अब अगर आप लिख सकते हो तो वेरी गुड। चलिए, बट चैलेंजेस लूम, क्या मीनिंग है लूम का? जैसे मैं बोलूँ हर फाइनल एग्जाम्स आर लूमिंग, इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कोई घटने वाली है। इट सीम्स टू हैपन एंड कॉजेज वरी, इट सीम्स टू हैपन एंड कॉज वरी, ऐसी चीज़ जो चिंता में डाल दे। कह रहे हैं बट चैलेंजेस लूम, चैलेंजेस अभी भी क्या हैं, बने हुए हैं, चिंताजनक हैं, घट सकती हैं, चिंताएं हो सकती हैं। तो ये बस इतनी सी बता, अनक्लियर है, यूँ भी कह सकते हो अनक्लियर, फ्राइटनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर 2 क्वार्टर्स ऑफ अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन, 2 क्वार्टर तक, 2 क्वार्टर का मतलब क्या होता है? टोटल 12 महीने होते हैं, 12 को डिवाइड कर दो 3 से, तो ये हो गए 4 क्वार्टर, ठीक है। तो कह रहे हैं लगभग 4 मतलब 6 मंथ तक क्या रहा? शार्प कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है बताइए, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन?
कॉन्ट्रैक्ट कर देना, ऐसे कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ मतलब बिकमिंग स्मॉलर, ठीक है, छोटा होते जाना। एक्सपेंड, बड़ा होते जाना ऐसे, ठीक है, बड़ा हो रहा है कोई चीज़, कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो रहा है, एक्सपेंड ये हो रहा है। चलिए समझ गए होगे आप। कह रहे हैं जो शार्प कॉन्ट्रैक्शन रहा, बहुत कम होती गई हमारी इकोनॉमी, देश की ग्रोथ। इंडियाज इकोनॉमी एस्टीमेट, अब इस इंडिया इकोनॉमी के बारे में क्या एस्टीमेट लग रहा है, टू हैव रिबाउंडेड, ये एस्टिमेटेड टू हैव रिबाउंडेड। टू हैव V3 का मतलब होता है हो गई, 2V1 का मतलब होनी है, परफेक्ट इन्फिनिटिव है ये, कि ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि ये हो गई है रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब फिर से अपनी कंडीशन पर आ रही है पहले वाली पे, आउट ऑफ ए टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन, रिसेशन पता ही आपको क्या होता है, जब डिमांड ही ना हो किसी चीज़ की, ठीक है, वो रिसेशन है। टेक्निकल रिसेशन जो आपको पता ही है, पेंडेमिक के कारण रिसेशन आया है ये, वैसे तो कोई रिसेशन नहीं था, क्या कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, काम ठप हो गए लोगों के, एक इस तरह का रिसेशन हो गया ये। टू रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ, क्या कह रहे हैं इसमें, ये देखो, इंडिया इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू हैव रिबाउंड आउट ऑफ ए टेक्निकल रिसेशन टू रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ इन द अक्टूबर दिसंबर 2020 पीरियड। क्या मतलब है इस लाइन का, देखो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है, रिबाउंड हो चुकी है जो रिसेशन चल रहा था उसमें से, और रिकॉर्ड किया एक फीबल ग्रोथ। फीबल का मतलब बहुत ही धीरे धीरे, कमज़ोर, वीक, ठीक है, नोट एनर्जी ना हो जिसमें। ग्रोथ, फीबल ग्रोथ इन द किसमें, अक्टूबर दिसंबर 2020 के पीरियड में जो थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखी है, इससे पता लग रहा है कि रिबाउंड हो गई है। with GDP rising by 0.4% and GVA by 1%। देख लो कितनी फीबल ग्रोथ है। फीबल ग्रोथ का मतलब GDP, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है, जितने भी देश में, पूरे देश में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रही है, सर्विसेज दिए जा रहे हैं, उससे जो पैसा बन रहा है उसे कहते हैं GDP, ठीक है। और GVA क्या होता है, एक सेकेंड इसे हम कर लेते हैं, हाँ, और GVA क्या होता है बेटा, ग्रोस वैल्यू एडिड। ये क्या होता है ग्रोस, ये इकोनॉमी की टर्म है, वैसे मैं बताना तो नहीं चाहिए, मैं फिर भी बता देता हूँ। द वैल्यू जनरेटेड बाय एन यूनिट इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में आप कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हो, पर्टिकुलर एरिया, पूरे देश का नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रोस वैल्यू एडिड वहाँ निकालना ज़्यादा मतलब कंपेयर करते हैं जहाँ पे अलग अलग रीज़न होते हैं जो अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे मैं कहूँ इंडिया की GDP ग्रोथ तो है, क्या कहते हैं, GDP ग्रोथ की बात कर ली, इतने करोड़ है, इतना कुछ है, 1 ट्रिलियन है, ऐसे बोल दिया। और जापान की बोल दी आधा ट्रिलियन है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे बोल दिया मैंने, आधा ट्रिलियन है बोल दी। पर आप कहोगे अब तो इंडिया की ज़्यादा है, भैया ये तो देखो जापान की पॉपुलेशन भी तो बहुत कम है इंडिया से, बेचारे समुंदर किनारे रहते हैं छोटे से टापू पे, ठीक है। तो उनकी आप कहोगे तो इंडिया से आधी है, नहीं, अगर पॉपुलेशन वाइज, साइज वाइज देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। और अगर बराबर ही कर दूँ ना 1 ट्रिलियन, तो सोच ही नहीं सकते आप कितनी ज़्यादा है इंडिया से, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तो प्रोडक्शन सर्विस कम नहीं है। तो ग्रोस वैल्यू एडिड का मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जिसमें साइज, रीजन, पॉपुलेशन देखे जाए, वहाँ कितनी वैल्यू होती है किसी प्रोडक्शन की। तो ये बस ये कोई इकोनॉमी की टर्म है, जितना बता सकता था मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। इतनी ही हुई है, मतलब ये कह रहे हैं फीबल ग्रोथ हुई है अक्टूबर दिसंबर में। द ओवरऑल नंबर्स आर नॉट सरप्राइजिंग, तो कह रहे हैं जो ओवरऑल नंबर्स हैं ये सरप्राइज करने वाले नहीं हैं। आर नॉट सरप्राइजिंग मतलब ये एक तरह का एडजेक्टिव है, कह रहे हैं कुल मिला के जो नंबर हैं वो सरप्राइज करने वाले इतने ज़्यादा नहीं हैं हमें कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है ये वो। जस्ट एज द शॉर्ट नोटिस पेंडेमिक लॉकडाउन, कह रहे हैं जस्ट एज जो शॉर्ट नोटिस पे पेंडेमिक आ गया था और जैसे ही मोदी जी ने कह दिया था कल लॉकडाउन है, बंदा भी सारा देश, एंड द सब्सिक्वेंट केस, सब्सिक्वेंट मतलब फॉलोइंग केस, उसके बाद जो केस सर्ज हुआ, सर्ज का मतलब किसी की वैल्यू में इंक्रीज होना, सर्ज, और जो केस का सर्ज हुआ, टुक द विंड आउट ऑफ मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेक द विंड आउट, एक ईडियम होता है, टेक द विंड आउट ऑफ द सेल, टेक द विंड आउट ऑफ द सेल मतलब ये होता है किसी चीज़ की एनर्जी वगैरह आपने उसमें से विंड निकाल दी और उसकी एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो। जैसे एक कोई लिफाफा है
उसमें हवा भरी हुई है तो वो बहुत आपको एक्सपेंड दिखेगा, हवा निकाल दो ऐसे पिचक जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सरजुए इस चीज़ ने क्या कर दिया था, इसने हवाई निकाल दी थी किसकी, देश की मोबिलिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी का। मोबिलिटी क्या होता है, फ्रीली आप कहीं भी मूव कर सकते हो, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। ठीक है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन होता था, मैन्युफैक्चर होता था, लोग अपनी सर्विसेज देखते थे, ये सब ठप हो गया। टूरिज्म सेक्टर ठप हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये बंद हो गया, सर्विसेज के जितने भी सेक्टर थे, टीचिंग में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, स्कूल थे, बंद हो गए सब। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इस चीज़ की हवा निकाल दी थी इन चीज़ों ने, एकदम से बिना शॉर्ट नोटिस के पैंडेमिक दे दिया और उसके बाद जो केस बढ़े। ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर, जो भी पिछला फिजिकल ईयर 2020 गया था शायद उसके फर्स्ट हाफ मतलब 6 मंथ में जो हुआ ये। ठीक है, मार्च से शुरू हुआ था, अप्रैल मई जून ऐसे बता रहे हैं ये जो इस फिजिकल ईयर में ये सब हुआ था। द अनलॉकिंग फेस डेट वाज लार्जली कंप्लीट बाय लेट सितंबर, जो अनलॉक का फेस हुआ, अब मोदी जी ने अनलॉक कर दिया कि भाई अब जा सकते हो, घूम सकते हो। अब जो लार्जली पूरी तरह से, जनरली भी कह सकते हैं, पूरी तरह से भी कह सकते हैं, तो क्या मीनिंग हुआ इसका, दो जो जनरली कंप्लीट कब हुआ था, लेट सितंबर। तो पूरी तरह से कब पूरा हुआ, लेट सितंबर में ये अनलॉक पूरा हुआ। ठीक है, लार्जली कंप्लीट, पूरी तरह से कब खोल दिया गया था सब चीज़ें, लेट, बिल्कुल सितंबर के एंड में ही तो ओपन हुई थी। ठीक है, सितंबर तक तो लोग सब घर ही थे। ब्रोट बैक, जिस चीज़ ने वापस ले आए क्या, ए सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलसी। ये सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलसी जब जब वर्ड यूज़ होगा, जब जब देश किसी चीज़ से उभर के आएगा, जैसे वॉर हुई, देश में लड़ाई हुई, ठीक है, धीरे धीरे देश रिकवर कर रहा है और किस में आ रहा है, सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलसी। नॉर्मेलसी मतलब पहले से नॉर्मल हो रहा है, और सेम्बलेंस मतलब सिमिलर कंडीशन। ठीक है, जो पहले थी, सिमिलर कंडीशन, दैट इज़ वांटेड, सिमिलर टू व्हाट इज़ वांटेड, पूरी तरह से तो नहीं पर लगभग सेम वैसी जो सिचुएशन पहले थी। ठीक है, ए सिमिलर कंडीशन और सिचुएशन दैट इज़ सिमिलर टू व्हाट इज़ वांटेड, जो पहले जैसी थी। जैसे नोट कर सकते हो, अब मैं दोबारा बोल देता हूँ, सेम्बलेंस क्या होता है, ए सिचुएशन और कंडीशन दैट इज़ सिमिलर टू व्हाट इज़ वांटेड, जो हम चाहते हैं वैसी हो, बट नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वो ना हो जिसकी आशा की हो, डैट इज़ होप फॉर, एग्जैक्टली वैसी ना हो। तो ये कह रहे हैं ब्रॉड बैक अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलसी, सिमिलर कंडीशन आ रही है, नॉर्मेलसी आ रही है कब, लेट सितंबर के बाद, जिस वापस ले आए थे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझ, द कंट्री हैज़ नाउ रिटर्न टू द सेम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलसी आफ्टर वॉर। ठीक है, सेम कंडीशन जो पहले थी, पहले रिसेंबल नहीं होता, रिजेंबलेंस क्या होता है, सेम दिखने वाला, तो पहले जैसी कंडीशन नॉर्मलसी की। विद किस चीज़ से हुआ ये, विद पेंटअप। पेंटअप क्या होता है, पेंटअप वो फीलिंग्स होती हैं जो दबी होती हैं, दबी हुई फीलिंग्स। ए पेंटअप फीलिंग जो होती है आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस्ड, उन फीलिंग्स को कहा जाता है जिन्हें अलाउ नहीं किया जाता बाहर लाने के लिए, आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस्ड और रिलीज्ड, उन फीलिंग्स को कहते हैं पेंटअप। तो किस चीज़ से ये वापस नॉर्मलसी आई, जो दबी हुई डिमांड थी और फेस्टिवल डिमांड थी, ये कह रहे हैं विद पेंटअप एंड फेस्टिवल डिमांड। ठीक है, फेस्टिवल हुआ है, डिमांड हुई, वहाँ पर दिवाली आई बीच में, लोगों ने बाहर जाके खर्चा किया, जो डिमांड दबी हुई थी लॉकडाउन के कारण वो निकली। इस चीज़ ने क्या कर दिया, स्परिंग स्पेंडिंग। स्पर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, इनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलप फास्टर। क्या तो इन्होंने स्पेंडिंग को इनकरेज किया, डेवलप किया, मतलब इंक्रीज़ किया इस चीज़ ने, जो डिमांड बढ़ी जिसके कारण। एंड हेल्पिंग रिबूट प्रोडक्शन लाइंस, और क्या हेल्प किया, रिबूट। रिबूट का मतलब क्या होता है, टू, जैसे कंप्यूटर को रिबूट कर देते हैं दोबारा स्टार्ट हो जाता है, टू स्टार्ट समथिंग अगेन। इस चीज़ ने क्या हेल्प किया, प्रोडक्शन लाइन को दोबारा स्टार्ट किया, प्रोडक्शन होने लग गया देश में। ठीक है, और इसी वजह से थोड़ी इकोनॉमी सुधर रही है। एग्रीकल्चर रिमेंड, बट इन सब में जब सब सेक्टर डूबे हुए थे तो एग्रीकल्चर इकलौता जिसका किसान आज पूरे देश में बेचारा धरने दे रहे, एग्रीकल्चर नहीं बचाया इस देश की इकोनॉमी को। रिमेंड द रीसाइलेंट बलवॉक। बलवॉक क्या होता है, रीसाइलेंट क्या होता है, रीसाइलेंट होता है सक्सेसफुल होना आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज़ हैपेंड, एबल टू बी सक्सेसफुल आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज़ हैपेंड। सक्सेसफुल हो जाना कब,
किसी बुरी घटना के बाद रीसाइलेंट दोबारा से वैसी कंडीशन में पहुंच जाना, कुछ बुरा सहने के बाद। एबल टू बी सक्सेसफुल आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज़ हैपन्ड। रीसाइलेंट बलवर्क की तरह साबित हुआ। बलवर्क क्या होता है? देखो, मैंने कुछ सेविंग्स कर रखी हैं और उसके बाद आ गया अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बिल्कुल ही किसी की नौकरी छीन गई और उसने सेविंग कर रखी है, तो वो उसकी सेविंग्स है ना, वो एक बलवर्क की तरह साबित होगी उसकी अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए। वो सेविंग ही तो काम आएगी, उसी से तो वो खर्च पाएगा, देश अपना खर्चा उठा पाएगा। मान लो आप बचत करते हो और बाद में आप पे नौकरी नहीं रही, जैसे इतनी नौकरी चली गई किसी की, किसी रीज़न से कोरोना में चली गई, तो ये आपकी सेविंग्स ही हैं जो आपको बचा रही हैं। तो ये सेविंग्स एक तरह से क्या है? एक दीवार है, एक बुलवर्क है, समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशंस। ठीक है, तो कह रहे हैं एग्रीकल्चर रिमेन क्या बना रहा? रीसाइलेंट मतलब सक्सेसफुल बलवर्क की तरह इन द थर्ड क्वार्टर एज वेल, तीसरे क्वार्टर के बाद भी, 6 मंथ के बाद की बात कर रहे हैं, जैसे जून तक आपके हो गए 6 मंथ्स, उसके बाद की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये बना रहा। विद फार्म जीवीए, अभी आया था ग्रोस वैल्यू एडिड, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रोडक्शन हो रही है उसके रीज़न को देखकर। फॉर्म जीवीए राइजिंग, जिससे कि जो भी है ये किसानों का जो काम है, खेत में काम है, उसका जो ग्रोस वैल्यू एडिड प्राइस है, जिसकी जो ग्रोथ है, ग्रोस वैल्यू एडिड की, कितना उन्होंने प्रोडक्शन किया और कितना पैसा आया उससे, ये 3.9% बढ़ गया। आफ्टर बीइंग द सोल सेक्टर टू क्लॉक ग्रोथ, आफ्टर बीइंग किसके बाद? एक बिल्कुल ही अकेला सेक्टर है ये जिसने क्या शो करी है? अकेला सेक्टर है जिसने क्या शो करी है, बताओ। क्लॉक का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एक सेकेंड, गड़बड़ होगी। जस्ट ए सेकेंड। चलो, कह रहे हैं आफ्टर बीइंग द सोल सेक्टर। आफ्टर बीइंग द सोल सेक्टर का मतलब कि ये अकेला एक सेक्टर बना। टू क्लोक का मतलब घड़ी नहीं है, ये शो करना भी होता है, रीच करना। एक उसने ग्रोथ शो करी इन द प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर्स, पहले के 2 क्वार्टर में भी और आगे भी। ठीक है, आफ्टर बीइंग, जब आफ्टर मतलब ये कह रहे हैं थर्ड क्वार्टर में भी ये ऐसे ग्रोथ दिखाई इसने, किसके बाद? जब आफ्टर बीइंग, आफ्टर के बाद वाली लाइन पहले होती है। आफ्टर के बाद कोई भी लाइन होगी तो वो पहले घटित है, वो पहले हुई है। तो ये कह रहे हैं पहले वाले 2 क्वार्टर में तो ये अकेला सेक्टर था जिसने ग्रोथ शो की थी, और उसके बाद भी 3.9% इसने ग्रोथ शो करी है। ठीक है, जीवीए शो की है। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रीसरफेस फ्रॉम ए कोलैप्स, कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो भी रीसरफेस्ड हुए। रीसरफेस का मतलब टू अपीयर अगेन आफ्टर बीइंग लॉस्ट, स्टोलन, कुछ लॉस होने के बाद दोबारा से सामने आए हैं। रीसरफेस, सरफेस पे निकल के आए हैं ऐसे सामने। फ्रॉम ए कोलैप्स टू एक्सपेंड, कोलैप्स बिल्कुल ही कोलैप्स हो गए थे, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, तो एक्सपेंड करे हैं। कितना % एक्सपेंड हुए हैं ये? पहले बात कर रहा है कौन से सेक्टर की? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ कुछ बनता है, कंस्ट्रक्शन जहाँ बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो कोई भी प्रोडक्ट आप किसी इंडस्ट्री में बना रहे हो, कुछ मोबाइल बना रहे हो, कुछ स्टील बना रहे हो, यहाँ से लेके कंस्ट्रक्शन सेक्टर तक कितनी ग्रोथ एक्सपेंड हुई है कोलैप्स के बाद? 1.2% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। 1.2 मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए कितना? 6% बढ़े हैं। ठीक है, कोलैप्स के बाद ये बता रहे हैं। बोथ दी सेक्टर्स हैड बीन अंडर स्ट्रेस, पर कह रहे हैं ये जो सेक्टर थे ना, लॉकडाउन से पहले, कोरोना काल से पहले भी बड़े स्ट्रेस पे थे, मतलब इनमें भारी मंदी चल रही थी। बोथ दी सेक्टर हैड बीन अंडर स्ट्रेस में रहे थे इवन बिफोर द पेंडेमिक से पहले भी। इवन स्ट्रेस डालने के लिए एडवर्ब यूज होता है, यहाँ तक कि पेंडेमिक से पहले भी। ये नहीं है कि आप इनकी ग्रोथ समझ रही है, तो पहले भी क्या थे? स्ट्रेस में थे, मंदी में थे ये सेक्टर। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ी सी ग्रोथ शो करी है, जो कि मंदी से मतलब कोरोना से पहले ही, पेंडेमिक जो था कोरोना से पहले भी ये सेक्टर बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे थे। पोस्टिंग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ 2019-20, तो ये पहले से घाटे में थे, तो इन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया था। पोस्ट का मीनिंग क्या है? पोस्ट का मतलब कोई चीज़ पब्लिक के नोन हो जाना, पब्लिश कर देना। टू मेक इन्फॉर्मेशन नोन टू पब्लिक को शो करा। तो इन्होंने तो जो अपना कॉन्ट्रैक्शन है ना, बिल्कुल ही जो
कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कोई चीज़ सिकुड़ कर ख़त्म सा हो जाना, कम होना ग्रोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर। इन्होंने तो सेकंड क्वार्टर की स्टार्ट कब होती है, जनवरी फरवरी मार्च के बाद, तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर के शुरुआत में इन्होंने अपना ग्रोथ का ग्राफ ऐसा दिखाना शुरू कर दिया था, ऐसा, ये होता है इंक्रीजिंग, ये होता है ऐसे डिक्रीजिंग, ऐसे शो कर दिया था, ठीक है, क्योंकि तो पहले से ही घाटे में चल रहे थे दोनों सेक्टर। नेक्स्ट क्या है, डिस्पाइट, क्या मीनिंग हो गया इसका, डिस्पाइट, डिस्पाइट वर्ड कब यूज़ होता है, प्रीपोजिशन है ये, कब यूज़ होता है प्रीपोजिशन, जब आपको दो बातों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना हो। जैसे आपको कहना हो डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, बीमार होने के बावजूद भी स्कूल में चला गया, तो ये क्या कह रहे हैं, डिस्पाइट द सेंटर्स पुश ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेंटर के जो धक्का लगाया गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग पे खर्च किया है, उसके बावजूद भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, जो भी डिफेंस के सेक्टर हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एरिया हैं, ठीक है, होती हैं ये सर्विसेज भी, और अदर सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने खर्च की है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब जो गवर्नमेंट बजट लाती है कि हम इस पे इतना खर्च करेंगे, इतना खर्च करेंगे, इसके बावजूद भी इन सभी सर्विसेज में 1.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसे, लास्ट क्वार्टर कॉन्ट्रैक्टेड 1.5% लास्ट क्वार्टर, तो ये कह रहे हैं लास्ट क्वार्टर में इतना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। हाउएवर हालांकि, ठीक है, फिर भी ये क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है उसके बारे में एस्टिमेट किया जाता है कि टू हैव रिबाउंड हो गई है। इन्वेस्टमेंट की डिमांड है जो फिर से एक अच्छी कंडीशन में आ रही है। इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या होता है, पहले कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने को ही तैयार नहीं थी। जैसे कोई लोग ना दुकान खरीदने को भी डर रहे थे, कोई बिजनेस स्टार्ट करने को भी डर रहे थे। क्यों डर रहे थे, कि भाई हम कोई आएगा ही नहीं कोरोना काल में। तो कह रहे हैं अब हालांकि क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है, सुधर रही है धीरे धीरे, विद फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। विद फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल क्या होती है बताओ, फिक्स कैपिटल होती है कि आप पूरे साल में या उससे एक से ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर में आप कुछ फिक्स अमाउंट में पैसा लगा रहे हो। ये नहीं कि इस साल 1 लाख लगा दिया, कहीं पर अब घाटा हो गया तो अब कुछ भी पैसा नहीं बचा, तो मैंने फिक्स कैपिटल आप लगा रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं इससे विद फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पोस्टिंग क्या शो कर रही है, क्या पब्लिक साफ साफ दिखा, पोस्ट का मतलब कुछ भी दिखना, ये साफ पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, रफ्तार होती है, आफ्टर सेवरल क्वार्टर्स। तो कह रहे हैं हालांकि इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है, धीरे धीरे सुधर रही है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, जिससे एक पॉजिटिव रफ्तार पकड़ी है इस कंट्री की इकोनॉमी ने कई क्वार्टर्स के बाद। 3-3 मंथ के क्वार्टर्स होते हैं कई क्वार्टर्स के बाद। ड्राइवन परहैप्स, ड्राइवन बाय का मतलब होता है कोई और चीज़ कारण बन रही है किसी की ग्रोथ का, ठीक है। ड्राइवन का मीनिंग ऐसे समझो, ठीक है, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होना, इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग और समवन। तो किस चीज़ के कारण ये बढ़ रही है, ड्राइवन बाय पब्लिक स्पेंडिंग, शायद पब्लिक स्पेंडिंग के कारण ये थोड़ी बढ़ रही है। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब बजट नहीं लाए थे मोदी 20 लाख करोड़ हम खर्चेंगे इस देश के ऊपर, बजट में यही तो कहा था। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब लोगों के लिए कितना खर्च किया जाता है, कितने ब्रिज, कितनी सड़कें बनाएंगे हम, ये सब करेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग में आता है, ठीक है। परहैप्स बाय पब्लिक स्पेंडिंग, खर्च जो भी कर रहे हैं, पब्लिक खर्च, लोगों के लिए पैसा लगा रही है सरकार। गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है एक, तो देखो एक होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, और पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब अब लोग धीरे धीरे खर्च कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग था जो अभी मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब लोग जो हैं कितना धीरे धीरे पैसा खर्चना चाहते हैं, बाहर निकल रहे हैं, चीज़ों पर पैसा लगा रहे हैं, इसमें आ जाएगा पब्लिक स्पेंडिंग पर, ठीक है। मोस्ट वरिंगली, जो चिंता के, वरिंगली मतलब जो आप में चिंता भर दे, जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है, रिटेल, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सेक्टर को तो बुरी हालत हो रही है भाई, कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.7%, क्योंकि इन सेक्टर में आपको 1 by 1 में मिलना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट में भीड़ लगती है, होटल में भी कोरोना होने के चांस ज़्यादा है, रिटेल सेक्टर में तो कह रहे हैं ये तो इतने ज़्यादा 7.7% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। डिस्पाइट द Q3 अपटिक, Q3 का मतलब Q3, अपटिक का मतलब इंक्रीज इन समथिंग, अपटिक कह रहे हैं Q3 में कुछ इंक्रीज हुआ है। द सेकंड एडवांस एस्टीमेट, जो दूसरी बार एडवांस में ही एस्टीमेट लगाया जा रहा है, अभी से आप समझ ना पाते अगर मैं ये ऐसे ना बताऊं, पहले एस्टीमेट नहीं लगा देते, पहले एस्टीमेट लगाया
इकोनॉमी इतनी जाएगी, फिर लगा दिया दूसरी बार इतनी जाएगी। तो कह रहे हैं जो सेकंड एडवांस एस्टीमेट लगाया है नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम मतलब जीडीपी लगा लो, फॉर द ईयर, एक साल के लिए, प्रोजेक्ट एन 8% कॉन्ट्रैक्शन इन द जीडीपी। इस चीज़ ने क्या किया है, 8% की कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है कि इतनी सिकुड़ जाएगी हमारे देश की इकोनॉमी, इतनी कम हो जाएगी नेगेटिव इन द जीडीपी। ठीक है, दूसरी बार ये एस्टीमेट लगाया है, पहली बार 7.7% का लगाया था, तो इसीलिए कह रहे हैं ये सेकंड एडवांस एस्टीमेट, जो कि वाइडर है। किससे वाइडर का मतलब अमाउंट में ज़्यादा है, किससे, पहले जो लगाया था कि इतनी ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, अब कह रहे हैं 8% होगी। ठीक है, डिस्पाइट द Q3 अपटिक, कह रहे हैं Q3 में कुछ बड़ा है, फिर भी ये क्या कह रहे हैं, सेकंड जो एस्टीमेट है उसमें तो ये कह रहे हैं 8% तक कॉन्ट्रैक्ट होएगी, थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी आप ये क्यों कह रहे हो कि भी 8% घटेगी, थोड़ा कुछ बढ़ रहा है, इकोनॉमी में सुधार हो रहा है, तो 7.7 से तो और ज़्यादा कहो कि कम कॉन्ट्रैक्ट होगी, कह रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट होएगी। तो देखते हैं इसके में रीज़न मिलेगा हमें, जब इकोनॉमी बढ़ रही है धीरे धीरे, Q3 अपटिक। ठीक है, जब धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ रही है तो फिर क्यों, मतलब पहले जो एस्टीमेट लगाए जा रहे थे उससे भी ज़्यादा आप कह रहे हो घाटा होएगा इकोनॉमी में। ठीक है, पहले जनवरी में एस्टीमेट लगाया था। दिस में पार्टली, पूरी तरह से तो नहीं होता, जो पार्टली सिर्फ पार्ट में, ये शायद नॉट कंप्लीटली बी ड्यू टू द NSO रिवाइजिंग द फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी श्रिंकेज। NSO क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसे कहते हैं, जो मतलब देश की स्टैटिस्टिकल डाटा लेकर आता है कि कितना ग्रोथ होएगी कितनी नहीं होगी। तो कह रहा है इन्होंने अपनी रिवाइज की है फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी श्रिंकेज, रिवाइज की है मतलब दोबारा से ये रिवाइज करने कह रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर आएगा, फर्स्ट 3 मंथ्स आएंगे जीडीपी के श्रिंकेज टू 24.4% फ्रॉम द 23.9% कैलकुलेटेड अर्लियर। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, नेशनल इनकम के बारे में यूँ कहा है कि 8% हो गई, नेशनल इनकम के बारे में क्या कहा है कि 8% तक कॉन्ट्रैक्ट होएगी, पहले कितनी कह रहे थे 7.7%। ये सब इसलिए हो रहा है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है जो, उसने अपनी जीडीपी की ग्रोथ रिवाइज कर दी है। पहले कहता था 23.9 है माइनस का, अब कह रहा है 24.4 है माइनस का। ठीक है, तो इसलिए नेशनल इनकम पे भी इफेक्ट आ गया। द लेटेस्ट नंबर्स आल्सो मे बी टेकन एज एन इंडिकेटर एट बेस्ट। तो कह रहे हैं जो लेटेस्ट नंबर्स हैं ये भी लिए जा सकते हैं शायद एज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है कि जो कुछ समथिंग दैट शोज व्हाट ए सिचुएशन बी लाइक, कैसी सिचुएशन होएगी, वो इंडिकेटर होता है। जो लेटेस्ट नंबर हैं आल्सो मे बी टेकन एज एन इंडिकेटर एट बेस्ट, अच्छे तरीके से जो लेटेस्ट नंबर है इन्हें एज ए इंडिकेटर की तरह लिया जा सकता है, कुछ इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विद द NSO स्ट्रेसिंग दैट, क्योंकि NSO ने क्या स्ट्रेस किया है, डैट द एस्टिमेट्स आर लाइकली टू, एस्टिमेट्स हैं जो संभवतः टू अंडरगो, शायद पॉसिबिलिटी है टू अंडरगो। अंडरगो का मीनिंग क्या हो रहा है, कुछ चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो, अंडरगो गुजरते हो किसी चीज़ से, दैट इज़ अनप्लीजेंट। जैसे मैं कहूँ कोई ऑपरेशन करवा के आया कल, शी अंडरवेंट एन ट्यूमर ऑपरेशन येस्टरडे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अंडरगो शार्प रिविजन्स। तो कह रहे हैं NSO वाले ने क्या एस्टीमेट लगाया कि शायद ये जो एस्टीमेट्स हैं ये एक शार्प रिवीजन के से गुजर सकते हैं, इनमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। अभी पूरा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि पैंडमिक अफेक्ट कर सकता है डाटा कलेक्शन को, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है अब दोबारा से कहीं ना कहीं, तो ये रिवाइज हो सकती है पूरी तरह से। हम नहीं कह रहे कि 24.4 ही रहेगी, और कम हो जाएगी। लाइक द ग्रोथ रेट फॉर 2019-20 वाज रिवाइज, जैसे कि ग्रोथ रेट को रिवाइज किया गया फ्रॉम 4.2% टू 4% कह दी। 1920 में रिवाइज हुई ना, इस पेंडेमिक के कारण 4.2 कह रहे थे, वो 4% पे खिसक गई इन जनवरी में। ठीक है, द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द थर्ड क्वार्टर, तो कह रहे हैं असली जीडीपी की ग्रोथ जो थर्ड क्वार्टर में आएगी, थर्ड क्वार्टर का मतलब आप यूं समझा करो 6 महीने के बाद, जून के बाद, ऑफ द लास्ट फिस्कल, लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, हैज़ बीन
स्केल डाउन टू 3.3% फ्रॉम 4.1%। स्केल डाउन का मतलब कम होगी। तो कह रहे हैं लास्ट ईयर का जो फिजिकल ईयर रहा है हमारा, फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो ग्रोथ थी 3.3% होगी, 4.1 से इस पेंडेमिक के कारण। ठीक है, लास्ट फिजिकल में जो जून के बाद की बात कर रहे हैं। अंदाज़ा तो इतना लगाया था 4.1, होगी कितनी 3.3, क्योंकि जून के बाद तो सब लोग अंदर ही थे घर में, को पता ही है। द बेस इफेक्ट मे वेल हैव। बेस इफेक्ट क्या होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। बेस इफेक्ट, व्हाट इज बेस इफेक्ट, बताइए। देखो, बेस इफेक्ट उस इफेक्ट को कहते हैं जिसमें आप एक्यूरेटली असेस नहीं कर सकते इन्फ्लेशन क्या है बड़े लंबे समय तक। इट मेक डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली असेस इन्फ्लेशन। ऐसा क्यों होता है? अब जैसे मान लो अब ये पेंडेमिक था, इसमें हो गया लॉकडाउन, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा लोगे महंगाई इतनी है। पहले भी आया ये वर्ड कि महंगाई इतनी है। कभी महंगाई बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। बेस इफेक्ट के कारण हो रहा है। कभी लॉकडाउन लग जाता है, फिर कम हो, लॉकडाउन लग रहा है, फिर कम हो रहा है। कभी पेंडेमिक आ रहा है, कभी एकदम से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एकदम से डिमांड बढ़ गई है लोगों की, एकदम से कम हो गया। तो ये ऐसे अंदाज़ा पूरी तरह से लगाया नहीं जा सकता इस बेस इफेक्ट के कारण। बेस इफेक्ट क्या होता है कि थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई, एकदम से फेस्टिवल आए, थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई, लो भाई, तो तुमने सोचा कि अच्छा ग्रोथ बढ़ रही है देश की ना। ये बेस इफेक्ट के कारण हो रहा है। सिर्फ एक ये जस्ट ए सेकेंड, एकदम से हम यूँ भी नहीं कह सकते लॉकडाउन किया 2 मंथ का, बिल्कुल ही ठप हो गया इंडिया की जीडीपी, यूँ भी नहीं कह सकते कि यही चल रहेगी पूरी साल। तो ये बेस इफेक्ट होता है जो पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगाने देता आपको। ठीक है, इट मेक डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली असेस इन्फ्लेशन ओवर टाइम। सडन चेंज हो जाता है इसमें, एकदम से डिमांड, एकदम से बिल्कुल डिमांड भी नहीं है। तो ये बेस इफेक्ट के कारण हुआ होगा। तो ये कह रहे हैं द बेस इफेक्ट मे हैव हेल्प नज इंडियाज ग्रोथ इनटू पॉजिटिव टेरिटरी। कह रहे हैं इस बेस इफेक्ट ने ही शायद अच्छे तरीके से हेल्प किया है। नज क्या होता है? नज का मीनिंग किसी को एल्बो से पुश कर देना, इनकरेज कर देना कि वो धीरे धीरे और हायर पॉइंट पे पहुंच जाए, धीरे धीरे करके अपना आगे बढ़ जाए। किसी को इनकरेज कर देना, भाई पुश कर देना, एल्बो से पुश कर देना, थोड़ा आगे खिसक जाए। तो शायद ये क्या कह रहे हैं, टू पुश समवन, टू इनकरेज समवन फॉर डेवलपमेंट। तो कह रहे हैं बेस इफेक्ट ने ही शायद हेल्प किया है इंडिया की ग्रोथ को एक पॉजिटिव टेरिटरी में ले जाने से, पॉजिटिव ग्राफ देने से। मतलब ये फेस्टिवल आए होंगे, उसके कारण थोड़ी डिमांड बढ़ गई होगी, इसी कारण थोड़ी सी रिबाउंड होगी इकोनॉमी। पूरी तरीके से नहीं हुई है, ये कह रहे हैं बेस इफेक्ट के कारण हुआ है। कहा ना बेस इफेक्ट क्या होता है, थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई तो यूँ नहीं कह दिया इंडिया की पटरी आ गई, भाई लाइन पे आ गई इंडिया। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर टू क्रॉस। कह रहे हैं लेकिन एक साइकोलॉजिकल बैरियर अभी भी क्रॉस करना है, ये रुकावट अब भी क्रॉस करनी है, साइकोलॉजिकल बैरियर जो बना हुआ है। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब दिमागी रूप से जो भी आपकी रुकावटें बनी हुई है, देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि ये सोचकर कि ये तो पेंडेमिक है, ये सब है, इसे क्रॉस करना ही पड़ेगा और देश को आगे ले जाना पड़ेगा। ग्रोथ नंबर्स एलोन, ग्रोथ के जो नंबर हैं ये भी शायद अकेले पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकते कि किस तरफ जा रहा है इंडिया। ग्रोथ नंबर्स अलोन में स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग का मतलब कैच द टमल्ट फेस्ड बाय द स्वैथिस ऑफ इनफॉर्मल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। क्या कह रहे हैं इस सेंटेंस में, जल्दी से वो कैब की बात कर लेते हैं। कैप्चरिंग का मतलब कैच करना, पकड़ना कोई चीज़। टमल्ट क्या होता है? स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। स्वैथ्स एक कपड़ा भी होता है जिसमें रैप करते हैं कोई चीज़ें, और एक इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट जिसमें कई चीज़ें आ जाएं, बहुत लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड सेवरल डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो कह रहे हैं ग्रोथ नंबर अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, कैप्चरिंग स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग द, क्या नहीं कैप्चर कर सकते, नहीं कर रहे, शायद नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूज है तो आप ऐसे बोलोगे ये ग्रोथ के नंबर्स शायद अकेले नहीं कैच कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कैप्चरिंग द टुमल्ट फेस्ड, जो भी अनसर्टेनिटी फेस्ड की जा रही है लार्ज पार्ट ऑफ इनफॉर्मल और माइक्रो इंटरप्राइजेस में। ठीक है, बुरी तरह से अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन है इस सेक्टर में, इसलिए ग्रोथ के नंबर अकेले डिसाइड नहीं कर सकते।
ये कौन से सेक्टर हैं बताइए? इनफॉर्मल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल होता है जैसे कोई भी अपनी रेडी लेके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कुछ बांट रहे हैं, इनकी कोई फिक्स्ड इनकम थोड़ा है बेचारों की। फॉर्मल सेक्टर कहाँ होते हैं? जहाँ आवर्स डिसाइड होते हैं, आप टैक्स पे करते हो, आपकी एक फ़िक्स अमाउंट सैलरी आ रही है, फॉर्मल सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ ने बहुत ही अनसर्टेनिटी फेस की जा रही है बहुत लार्ज पार्ट में, जो इनफॉर्मल और माइक्रो छोटी छोटी ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके द्वारा। ठीक है, इनका कुछ भी अनसर्टेनिटी है इनके में, लोग इनसे चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न बनी हुई है, इसलिए ग्रोथ नंबर में स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग। ठीक है, इनसे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, कैप्चरिंग वाला अंदाज़ा नहीं, कैच नहीं किया जा सकता कि देश किस तरफ बढ़ रहा है। नोर डू दे, ना ही ये ग्रोथ के नंबर्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि रिकवरी हो रही है जॉब मार्केट में। ठीक है, द कॉन्टिन्यूइंग स्ट्रेस इन एम्प्लॉयमेंट, जो लगातार दबाव बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट में, एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, ये क्या मीनिंग है इसका देखते हैं। जो लगातार स्ट्रेस है, कंटिन्यूइंग स्ट्रेस, लगातार स्ट्रेस बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इसका दबाव है। और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज कौन सी होती है? इंटेंसिव का मतलब जो उसी चीज़ में एफर्ट डालती हैं, इन विच लॉट ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड। ठीक है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज मतलब जिसमें आपको कॉन्टैक्ट करना होता है एक दूसरे से। कौन कौन से सेक्टर हो गए? इज़ अ वरी, चिंता के लायक है। कौन से सेक्टर हो गए? होटल सेक्टर हो गए, होटल्स हो गए, टूरिज़्म हो गया, इन सेक्टरों की तो बुरी हालत है। ठीक है, इज़ अ वरी जिसमें आपको लाइव प्रेजेंट रहना होता है। एंड द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, ठीक है, ये समझ आ गई ना बात? जो लगातार स्ट्रेस बढ़ रहा है इन सेक्टर्स में, एम्प्लॉयमेंट जो कम होती जा रही है, और ये जो सर्विसेज के सेक्टर हैं जिसमें कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से आदमी मिलता है, ये चिंताजनक है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जीरो के बराबर हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। एंड द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए, ध्यान में लेना चाहिए, सपोर्ट मेजर्स, इनको सपोर्ट करे। द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, जो ये दूसरी लहर आ रही है इन्फेक्शन की धीरे धीरे, पता है ना महाराष्ट्र और केरला में फिर से केस बढ़ रहे हैं। इन इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स, क्या होता है हॉटस्पॉट्स? हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ वायलेंस और एक्टिविटी ज़्यादा होती है। द सेकेंड वेव, जो दूसरी वेव आ रही है इन्फेक्शन की, इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट सच एज, जहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट कौन से हैं? महाराष्ट्र। एंड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, और यहाँ जो इन्फेक्शन के रिस्क हैं धीरे धीरे राइज हो रहे हैं इन पोल बाउंड स्टेट्स, धीरे धीरे इनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस इस कहाँ महाराष्ट्र में, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पर बढ़ रहे हैं? पोल बाउंड स्टेट, जहाँ पे इलेक्शन होने हैं, पूरी वहाँ पे रैली हो रही हैं दबा के। डू नॉट बोर्ड वेल ईदर फॉर सर्विसेज, तो ये एक अच्छा मतलब सूचना नहीं है फ्यूचर के लिए। क्या होता है बोर्ड वेल का मतलब? बोर्ड वेल का सिंपल सा मीनिंग, आप फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हो, कुछ ये बोर्ड वेल होता है। अगर आप इंग्लिश में इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सजेस्ट दैट फ्यूचर डेवलपमेंट्स और इवेंट्स विल बी गुड, जो ऐसी चीज़ शो करे जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट जो इवेंट्स होंगे वो सही होंगे। अच्छा अंदाज़ा लगाना, तो कह रहे हैं अच्छे तरीके से जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है इन जगहों पे, महाराष्ट्र में हॉटस्पॉट बन गया है, और जहाँ रैली हो रही हैं, जहाँ इलेक्शंस होने हैं, ये सारी चीज़ें एक अच्छी सूचना नहीं देती फ्यूचर के लिए। ईदर फॉर, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन करना कुछ अच्छा होगा, उसे कहते हैं बोर्ड वेल। ईदर फॉर सर्विसेज, और सर्विसेज के लिए, और फ्रेजाइल रिकवरी इन मैन्युफैक्चर, और बिल्कुल ही फ्रेजाइल रिकवरी हो रही है। फ्रेजाइल रिकवरी क्या होती है? फ्रेजाइल होते हैं जो ईजिली डैमेज हो जाए, बहुत ही कमज़ोर, धीरे धीरे रिकवरी जो मैन्युफैक्चर में हो रही है उसके लिए अच्छी सूचना नहीं है। जिस तरह ये बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पहले ही कम हो रही है, सर्विसेज के लिए लोग जा नहीं पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और ऊपर सर्विस सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे आप कोई सामान नहीं बेच रहे, अपनी बात बेच रहे हो। ठीक है, जैसे टीचिंग लाइन की बात करते हैं, वो पढ़ा रहा है टीचर, सर्विस है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, जो अपनी सर्वे काउंसलर होते हैं ये सब सर्विस है। ठीक है, फ्रेजाइल रिकवरी इन मैन्युफैक्चरिंग, बस इतनी सी बात है। तो ये कह रहे हैं फ्रेजाइल रिकवरी हो रही है इन सेक्टर में, तो बहुत ही पहले से ही कम रिकवरी हो रही है, ईजिली डैमेज होने वाली रिकवरी हो रही है, तो ऊपर से आप और सेकंड वेव आ गई है, ये सही नहीं है। ये स्मूथ बिल्कुल ही स्मूथली, जिसमें कोई ज़्यादा रुकावट ना हो। एंड एक्सपीडिशियस का मीनिंग क्या होता है? क्विकली, जल्दी।
रोल आउट ऑफ द वैक्सीन, रोल आउट क्या होता है? रोल आउट होता है पहली बार कोई सर्विस या दवाई पहली बार मार्केट में लाना, उसे कहते हैं रोल आउट। टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और वैक्सीन अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वैक्सीन। तो कह रहे हैं एक स्मूथ और जल्दी जल्दी वैक्सीन को लोगों को तक पहुंचाना होगा विद द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड इन। प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड इन का मतलब होता है आप किसी को इंक्लूड कर रहे हो अपनी टीम में, काम में ले रहे हो, किसके साथ मिलकर? प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी मिलो, वॉलंटियर्स रखो और जल्दी जल्दी वैक्सीन को पहुंचाओ। ड्राफ्टेड इन टू अचीव स्केल, मतलब इनको ड्राफ्टेड इन का मतलब इसे भी अपनी टीम में लो, प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, और जल्दी जल्दी इस स्केल को बढ़ाओ कि सबको वैक्सीन मिल जाए। इज़ एन इम्पेरेटिव, ये जरूरी है। स्मूथ और एक्सपीडिशन रोल आउट वैक्सीन का जरूरी है, नेसेसरी है। इम्पेरेटिव मतलब जरूरी, जिसे नहीं टाल सकते आप। विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड टू हेल्प इंडिया, इंडिया की हेल्प करने में। किस चीज़ में? नेविगेट क्या होता है? नेविगेट शिप को ज़्यादातर डायरेक्शन दिखानी होती है, इसे नेविगेट कहते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है इंडिया को एक डायरेक्शन दिखाने के लिए। नेविगेट द बम्स अहेड मोर डेफ्टली, नेविगेट द बम्स। बम्स कई वर्ड यूज़ होता है। बम्स जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें आगे से ऐसे उभार आ जाना, या कोई सड़क है ऐसे ब्रेक, सीधी है फिर ऐसे ब्रेकर, सीधी है फिर ऐसे ब्रेकर। तो कह रहे हैं इंडिया को डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है कि वो इन रुकावट से आगे चला जाए मोर डेफ्टली, स्किलफुली तरीके से। ठीक है, ये सभी स्मूथ और वैक्सीन पहुंचाओ सब पर, जल्दी जल्दी वैक्सीन लोगों तक पहुंचाओ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंडिया को एक डायरेक्शन दिखाने के लिए। इन सारी चीज़ों से, ये जो ब्रेकर आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों से आगे ले जाने के लिए मोर स्किलफुली, यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, स्किलफुली तरीके से, जिसमें स्किल इंक्लूड होता है। डेफ्टली, डेफ्ट का मतलब पता है? निपुण। चलिए, ये आपका था एडिटोरियल। इसकी पीडीएफ आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर दीजिए। इफ़ यू लाइक समथिंग यू कैन कमेंट, एंड इफ़ यू वांट पीडीएफ यू कैन ऑल्सो कमेंट, वी विल प्रोवाइड यू सून द पीडीएफ ऑफ vocabs with parts of speech. Thank you students, have a nice day.